नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एजुकेशन के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा एजुकेशन के पहले प्रश्न पत्र पर मैंने चर्चा कर दी थी। उसमें हमने शैक्षिक आकलन के बारे में यानी कि एजुकेशनल असेसमेंट के बारे में चर्चा करा था। लेकिन जब आप पेपर 2 को पढ़ते हैं, शिक्षा शास्त्र का बीए पंचम सेमेस्टर में होते हैं, बीए फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं, तो आपको शैक्षिक आकलन के स्थान में अब शैक्षिक आकलन आपका पेपर 1 और शैक्षिक सांख्यिकी आपको पढ़ना पड़ता है। एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना पड़ता है जब आप पेपर 2 पढ़ते हैं शिक्षा शास्त्र का बीए पंचम सेमेस्टर में, यानी बीए फिफ्थ सेमेस्टर में आप हैं तो आपको एक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने होते हैं। तो पहले पेपर का ऑलरेडी मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास। आज की ये महामैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। शैक्षिक सांख्यिकी से बनने वाले बेसिकली जो सवाल वगैरह होते हैं, माध्यिका, माध्य, विचलन, बहुलक, ये सब क्या होते हैं, सब कुछ आपको बहुत ही बारीकी के साथ सरल भाषा में समझाने का प्रयास रहेगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सवाल आते हैं 10-10 नंबर के, 5-5 नंबर के, बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे। आइए कि चीज़ों को हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, समझते हुए। 2025, 26, 27, 28 सभी के लिए लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो आप सभी लोग इसको देखते रहिए। पिछले 2-3 वर्षों में लगातार जो परीक्षा प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। चले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन आ चुका है भैया। प्रश्न क्या आ चुका है, मध्यांक का अर्थ लिखते हुए इसके गणना सूत्र को लिखिए। गणना यानी मध्यांक की जो गणना करी जाती है वो कैसे करी जाती है, वो किस सूत्र के माध्यम से करी जाती है, उस सूत्र के बारे में भी पूछा गया है। देखिए, डॉक्टर जेसी चतुर्वेदी कहते हैं मध्यांक के बारे में कि यदि एक श्रेणी के पदों को उनके परिणामों के आधार पर आरोही अथवा अवरोही क्रम से लगाया जाए तो बिल्कुल बीच वाली राशि के मान या माप को मध्यांक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मध्यांक कहते हैं। अगर हम उसको आरोही या तो घटते बढ़ते क्रम में लिखें, चाहे बढ़ते से घटते क्रम में लिखें, दोनों टाइप का लिख करके हम अगर देखें तो वह एक प्रकार से क्या होता है, उसी का जो बीच वाला अंक होता है उसी को मध्यांक कहते हैं। मध्यांक की गणना करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं? मध्यांक अवर्गीकृत आंकड़ों में मध्यांक ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करेंगे। जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं, मध्यांक निकालने का सूत्र क्या होता है? n+1/2वें पद का मान, यानी कि n माने होता है कितनी संख्या दी गई है। ठीक है, 1 उसमें ऐड कर देंगे, यानी मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 आपको संख्या दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि दी गई श्रृंखला में मध्यांक क्या होगा। तो वैसे दिख रहा मध्यांक 3 होगा, चूंकि ये बीच का अंक है। लेकिन अब ये चूंकि ऐसे नहीं लिखा होता, ऐसे लिखा होता 5, 4, ठीक है, 1, 2, 3 इस तरीके से लिखा होता। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको हम घटते से बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। हमने लिख लिया। फिर इसके बाद में n यानी 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, तो 5 + 1/2 यानी कि n क्या है? 5 है। 1 उसमें ऐड किया और 2 सूत्र वाला ही, तो 5 1 कितना हुआ? 6 हुआ। 6/2 कितना हुआ? 2 × 2 2 × 6 कितना आ गया? 3 आ गया। यानी कि 3 जो होगा, यानी तीसरे स्थान पर कौन सा होगा? तीसरे पद का मान, यानी n+1/2वें पद का मान। ठीक है, ये नंबर ये नहीं होगा कि इसको जोड़ दे बस वही जो उत्तर आ जाए, वही नहीं। तीसरे पद का मान, पहले पद पर 1 है, दूसरे पर 2 है, तीसरे पर 3 है, यानी 3 होगा मध्यांक। ठीक है, इस तरीके से जो है मध्यांक या माध्यिका निकाला जाता है। दूसरी होती है वर्गीकृत आंकड़ों में। जब आंकड़ा वर्गीकृत होता है तो ऐसे में मध्यांक ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। मध्यांक बराबर क्या लिखेंगे? n/2 + f। ठीक है, और यहाँ पर यल रहेगा /fm × ci। ठीक है, ये सूत्र होता है जब वर्गीकृत आंकड़ा हो, और जब वह अवर्गीकृत हो तो एक प्रकार से ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, ये वाला सरल होता है, ये वाला थोड़ा जटिल होता है। ठीक है, कठिन होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका हो गया मध्यांक। मध्यांक को ही मीडियन, एमडी कहते हैं, या फिर माध्यिका भी इसी को कहते हैं, यह बात भी आप ध्यान रखेंगे। मध्यमान एक होता है, मध्यमान जो होता है उसको जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको मध्य का अंक बोलते हैं, वो होता है माध्यिका। और जिसको मध्यमान बोलते हैं वो होता है क्या? आपका माध्य, समांतर माध्य जिसको आप कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। अगला प्रश्न है, अवर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान निकालने की विधि का वर्णन कीजिए। मध्यमान, मध्यांक नहीं, मध्यमान अवर्गीकृत आंकड़ों से। देखिए, तो जब आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं तब निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है। पहली विधि, देखिए, श्रेणी के किसी भी मूल्य को या किसी भी संख्या को अनुमानित माध्य मान लेते हैं। इस माने हुए माध्य को कल्पित माध्य कहा जाता है।
साधारण कल्पित माध्य वितरण की केंद्रीय स्थिति को ध्यान में रख करके ही मानना चाहिए कि जो कल्पित माध्य हमेशा माने आप, वो वितरण की केंद्रीय स्थिति जो है, जो सेंट्रल पॉइंट है, उसको ध्यान में रख करके ही मानना चाहिए, जिससे विचलन कम आए और गणना में सरलता रहे, और इस तरीके से आप इस चीज़ को अध्ययन कर पाएँ। ठीक है। और दूसरी विधि क्या होती है इसके बाद में, इस कल्पित माध्य में विभिन्न श्रेणी को पद मूल्यों की तुलना करके विचलन ज्ञात करते हैं। कल्पित माध्य यदि पद मूल्यों से अधिक है तो विचलन ऋणात्मक में आएगा, और यदि कम है तो विचलन धनात्मक में आएगा। यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तीसरी विधि है, व्यक्तिगत श्रेणी में सभी विचलनों का धन व ऋण का ध्यान रखते हुए जोड़ लेते हैं। खंडित व सतत श्रेणी में प्रत्येक विचलन को संबंधित आवृत्ति से गुणा करने के बाद उन गुणनफलों का योग कर लेते हैं। अभी मैं इसका सूत्र समझाऊंगा कैसे करते हैं, पूरा मैंने रखा है। इन योगों में पदों की संख्या का भाग दे देते हैं, जो जोड़ने पर आता है, जितने पद होते हैं उससे भाग दे देते हैं। ठीक है। और भागफल यदि धनात्मक आता है तो कल्पित माध्य में उसको जोड़ देते हैं, और यदि ऋणात्मक आता है भागफल तो उसको घटा देते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ें निकलती हैं। तो ये आपका होता है, अगर आंकड़े जो है अवर्गीकृत हों तब माध्य निकालने की विधि होती है। निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक निकालिए। मध्यांक माना यहाँ पर मध्यांक पूछा गया है। मध्यांक यानी माध्यिका जिसको आप कहते हैं, इसी को माध्यिका कहते हैं या मध्यांक कहते हैं। ठीक है। देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक निकालिए। देखिए 10 लिखा है, 25, 17, 18, 9 और 19। इसका वो क्या निकालना है, मध्यांक निकालना है। यहाँ पर क्रम संख्या दी है 1 2 3 4 5 6 7, ये क्रम संख्या दी गई है, क्रम में लिखा हुआ है 9 10 12। अब देखिए यहाँ पर इसको हल करने का तरीका क्या है। सबसे पहली बात, आप चाहे इसको बनाएं चाहे ना बनाएं, सबसे पहले ये आंकड़ा आपको दिया गया था। ठीक है। अब अभी मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा चाय 2 घूंट बची है, पी लें इसको। देखिए बेटा, सबसे पहली बात, आंकड़ा देखें जो है ऊबड़ खाबड़ लिखा हुआ है। कोई संख्या बड़ी पहले है, कोई छोटी बाद में, इस तरीके से आंकड़ा आपका ऊबड़ खाबड़ दिया हुआ है। इस आंकड़े को हम आरोही क्रम में रखते हैं। आरोही मतलब कि क्या, घटते से बढ़ते क्रम में हम लिखते हैं। ठीक है। और अवरोही माने बढ़ते से घटते क्रम में। तो आरोही क्रम में हम इसको रखते हैं। तो पहले सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कौन सी है, 9। तो हमने 9 यहाँ पर लिख लिया, 9 पहले नंबर पर है। फिर उसके दूसरे नंबर पर कौन आएगी, उससे बड़ा, 9 से बड़ा 10 है, तो 10 को हमने यहाँ पर लिख लिया दूसरे नंबर पर। फिर 10 से बड़ा कौन सा इनमें, 12 है। ठीक है। तो 12 को तीसरे नंबर पर लिख लिया। फिर 12 से बड़ा कौन है, 17 है, 17 लिख लिया। 17 से बड़ा 18, 18 से बड़ा फिर 19। ठीक है। और 19 से बड़ा आपका कौन होगा, 19 से बड़ा आपका कौन होगा, 25। तो 25 को हमने इधर लिख लिया। ठीक है। इस तरीके से आपका ये हो गया पूरा का पूरा, यानी कि हमने इसको घटते से बढ़ते क्रम में सजा लिया। ठीक है। सबसे छोटी संख्या 9, फिर उससे थोड़ी बड़ी 10, फिर 12, फिर 17, फिर 18, फिर 19 और फिर 20। तो इस तरीके से हमने इसको सजा लिया। अब ये क्रम डिसाइड करो या नहीं डिसाइड करो, इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो ऐसे 9 10 12 17 18 19 20, मतलब इसको सजा लिया इसके हिसाब से। ठीक है। नीचे लिख लिया। अब सूत्र क्या था, n+1/2 में पद का मान क्या था, n+1। n कितना है, यानी कि 7 n है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है। तो n माने होता है कितनी संख्या, तो n बराबर कितना है, 7 है। अब n 7 है तो यहाँ पर 7 रख लेंगे, 7 और प्लस में 1 जुड़ जाएगा, बटे 2। 7 1 8, 8 बटे 2 कितना हो जाएगा, 8 2 का 2, 2 चौको 8, यानी कितने बचेगा, 4 बचेगा। चौथे पद का मान, यहाँ पर 4 केवल नहीं रहेगा, 4वें पद का या चौथे पद का मान। ठीक है। पद का मान ये हमेशा ध्यान रखेंगे, पद का 4 उत्तर नहीं होगा आपका। अब चौथे पद पर कौन है, पहले पद पर 9 है, दूसरे पद पर 10, और यहाँ पर जो दी गई श्रृंखला इससे नहीं देखेंगे क्योंकि वो ऊबड़ खाबड़ दी है, इसीलिए इसको क्रम से जाते हैं, जो ताकि जो नंबर आपका आए चौथा पद वो फिट आ जाए। तो 9 10 11, देखिए पहला पे ये, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे ये, चौथे पे कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। तो यह चौथा पद 17 है, अतः यही माध्यिका है, यानी कि आंसर कितना होगा आपका, 17 होगा। तो इस तरीके से ये माध्यिका निकालने की विधि है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, मान लेते हैं इसी श्रृंखला का आपको माध्य निकालना होता तो कैसे निकालते हैं। माध्य निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, माध्य निकालने के लिए सूत्र होता है पदों की संख्या का योग बटे कुल संख्या या पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या।
अब इसको करो जोड़ा, जोड़ो जरा इसको अगर जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, आप जोड़िए 10 और 20 कितना होता है 30, 30 5 35, 35 और 35 10 45, 45 और 7 कितना होता है 45, 7 आपका हो जाएगा 52, 52 और 10 कितना हो जाएगा 62, 62, 62 और 10 72, ठीक है। 62 और 8 कितना हो जाएगा 70, 70 और 10 मान लेते हैं हम इसको, 70 और 10 कितना हो जाएगा 70 10 80, 80 और 10 90, 90 और 10 कितना हो जाएगा 90 10 कितना हो जाएगा 100, 100 और 2 जो कि इधर कम था 100 और 10 कितना हो जाएगा 110, यानी कुल जोड़ेंगे तो 110 आज आपका आ जाएगा। मैंने जोड़ लिया, ठीक है, आप भी जोड़ लेंगे तो 110 ही आएगा। 110 आ गया। कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, अब पदों की संख्या का कुल योग हमने जोड़ लिया 110 आ गया, तो पदों की संख्या का योग ये हो जाएगा। और कितनी संख्या है भैया 7 संख्या, 7 से इसको भाग दे दो, जो निकलेगा वही आपका क्या हो जाएगा मध्यमान हो जाएगा, यानी कि समांतर माध्य निकलेगा। तो चूंकि आंकड़ा ये माध्यिका का है इसी वजह से नहीं आएगा, लेकिन मध्यमान निकालने के लिए ठीक है आपको करना क्या चाहिए 7 से भाग देंगे, 7 एकन्नम 7, ठीक है 7 एकन्नम 7, ठीक है। यहाँ पर कितना पद लाएगा 7 4 11 4 40 हो जाएगा, 7 त्रिक 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा, फिर 5 जीरो हो गया 50 हो गया, 7 7 49 हो जाएगा, फिर एक बढ़ेगा 7 एकन्नम 7, यानी कि 15.71 इसका क्या निकलेगा, ये निकलेगा जो है आपका समांतर माध्य, ठीक है। लेकिन माध्यिका पूछा गया था तो माध्यिका हमने हल करा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न अगला आ चुका, निम्नलिखित आंकड़ों में से माध्यिका की गणना कीजिए। माध्यिका इसमें पूछी गई है, देखें 5 7 9 12 10 18 मतलब 10 8 7 14 ये सब लिखा हुआ है। अब इसको गिवन आइटम्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर एज, यानी कि ये एक जो है ऊबड़ खाबड़ लिखा है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, यानी घटते से बढ़ते क्रम में, यानी आरोही क्रम में। सबसे छोटी संख्या 5 हमने लिख लिया, फिर 7 उससे बड़ी, फिर 7 उससे बड़ी, फिर 2 बार 7 है 2 बार 7 लिख लिया, 8 फिर उससे बड़ी 9, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 20, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको सजा लिया आरोही क्रम में। फिर इसके बाद में हेयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमने इस नंबर को देखा, संख्या देखा, संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या, यानी कि यन का मान कितना होगा 9 होगा, क्योंकि यन प्लस 1 बटे 2वें पद का मान हमको एक प्रकार से 2वें पद का मान हमको देखना होता है। अब जब हमने देखा 9 संख्या है, तो चूंकि मीडियन बराबर क्या होता है n प्लस 1 बटे 2वें पद का मान, तो हम 9 प्लस 1, चूंकि 9 संख्या क्या है 9 दी गई है, 9 संख्या है, 9 प्लस 1 जोड़ देंगे 2 और से भाग दे देंगे, 9 1 10 और 10 को भाग देंगे 2 से, कितना बचेगा जो फिफ्थ वाली वैल्यू है, यानी कि 5वें पद का मान। अब 5वें पद पर कौन है 1 2 3 4 5, 5वें पद पर आपका 9 है, यानी दी गई श्रृंखला का जो माध्यिका है वो 9 आपकी होगी, ठीक है। यह बात आप ध्यान, इस तरीके से माध्यिका आपका निकाला जाता है। और माध्य पूछा जाता तो सभी को जोड़ देते और जितनी संख्या होती उससे भाग देते थे, जो मतलब भागफल प्राप्त होता वही उत्तर हो जाता। चले समष्टि को परिभाषित कीजिए। समष्टि क्या है बताएं, समष्टि को परिभाषित कीजिए। देखिए सांख्यिकी कर ले, यहाँ पर वही मैं सोच रहा हूँ, सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए। देखिए सांख्यिकी की इस परिभाषा को समझने के लिए हमें यह मानना होगा कि किसी भी प्रयोग में एक प्रतिदर्श लेकर के, प्रतिदर्श माने एक नमूना, एक सैंपल लेकर के हम ऐसे समुदाय के विषय में समान निष्कर्ष निकालते हैं, जिसको सांख्यिकी की भाषा में एक समष्टि कहा जाता है। वैसे समष्टि होगा ये समष्टि। यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, मैंने सोचा कि यहाँ पर शायद गलत लिखा हो सांख्यिकी, क्योंकि सांख्यिकी की परिभाषा देनी गई। सांख्यिकी में समष्टि एक शब्द होता है, समष्टि माने होल इंटायर, यानी जब कभी एक प्रकार से मान लेते हैं कि एक ड्राम दूध है और उस ड्राम दूध की पूरी क्वालिटी हमको पता करनी है, या एक पूरे समुदाय की क्वालिटी पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे समुदाय क्वालिटी पता करनी, 4-5 लोगों के समुदाय से हमने बातचीत करी और उसके बारे में निर्णय निकाल लिया कि पूरे समुदाय के बारे में ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि 4-5 लोगों से बात करी। ऐसे ही दूध की क्वालिटी नापने के लिए एक सैंपल, एक डिब्बी में थोड़ा सा दूध निकालते हैं और उसी डिब्बी में दूध को हम नाप लेते हैं, और उसके बाद में पूरे ड्राम के दूध की क्वालिटी पता चल जाती है कि भाई ये कितने इसमें कितना फैट है, कितना जो है इसमें लैक्टोज वसा है, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एक प्रतिदर्श लेकर के हम ऐसे समुदाय के विषय में समान निष्कर्ष निकालते हैं, जिसको समष्टि की भाषा मतलब सांख्यिकी की भाषा में समष्टि कहा जाता है। एक समष्टि से हमारा अभिप्राय उस सभी दत्तों से, दत्तों माने जो हमको डाटा मिला है, प्राप्त है आंकड़ा, वो दत्तों से है जो किसी एक विशिष्ट प्रयोग में संभवतः प्राप्त हो सकते हैं,
इसीलिए सांख्यिकी के दृष्टिकोण से एक समष्टि वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। दोनों ही परिस्थितियों में विभिन्न परिणामों के प्रतिदर्शों के द्वारा हम समष्टि के विषय में निष्कर्ष निकाल सकते हैं। समष्टि माने एक बड़े क्षेत्र के बारे में हमको जानकारी लेनी, तो उस क्षेत्र के कुछ छोटी छोटी एरियाज़ के बारे में हम अध्ययन कर लेंगे और उस बड़े क्षेत्र की मूल्यांकन कर देंगे। ठीक है। उदाहरणार्थ, जहां एक और उत्तर प्रदेश में गेहूं की उपज के सभी दत्त यानी डाटा एक समष्टि का निर्माण करते हैं, वहां यदि हम 10 जिलों की उपज से उत्तर प्रदेश की उपज का अनुमान लगाना चाहें तो यह 10 जिलों की उपज का एक प्रतिदर्शन मात्र होगी। यानी कि अगर हमको उत्तर प्रदेश की उपज का पता चलना है कि गेहूं कितना उत्पादन हो रहा है, तो 10 जिलों का या 5 जिलों का हम क्या कर लेंगे, अध्ययन कर लेंगे कि इस जिले में क्या हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ऐसी ही खेती होती है या ऐसे ही होते होंगे, ऐसा हम अनुमान लगा करके बता देते हैं, चूँकि उसी के आधार पर हम चीज़ें करते हैं। तो ये होता है आपका जो है क्या नाम है, समष्टि। सांख्यिकी में इसका प्रयोग किया जाता है, खास करके जब किसी बड़े भूभाग पर या किसी बड़े क्षेत्र पर अध्ययन करना होता है, तो ऐसे में हम इस प्रतिदर्श प्रणाली का सहारा लेते हैं, सैंपलिंग जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। सांख्यिकी का अर्थ और परिभाषा लिखिए। देखिए, सांख्यिकी को अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है। उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मध्यकाल में इसका अर्थ राज्य विज्ञान के रूप में किया जाता था। राज्य विज्ञान के रूप में सांख्यिकी का प्रयोग करते थे। सांख्यिकी का आधुनिक युग में अर्थ परिवर्तित हो गया है। अब इस शब्द का अर्थ उस रीति अथवा उस जो है रीतियों से लगाया जाता है जो संख्यात्मक तथ्यों में प्रयोग की जाती है। ठीक है। विभिन्न विद्वानों ने सांख्यिकी को अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले विद्वान है सेलिगमैन। सेलिगमैन नाम के विद्वान कहते हैं कि सांख्यिकी एक विज्ञान है और वह विज्ञान है जो किसी अनुसंधान क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए, किसी रिसर्च रीजन पर प्रकाश डालने के लिए इकट्ठा की गई संख्यात्मक सामग्री का संकलन करता है। सांख्यिकी उन जो है सामग्री जो हमको किसी के बारे में रिसर्च करने के लिए प्रेरित करती है, उसका उन डाटा का उन जानकारी का वर्गीकरण करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। सांख्यिकी का उपास्थान करने के लिए, तुलना करने के लिए, व्याख्या करने के लिए संबंधित होता है। बेसिकली एक ऐसा विज्ञान जो कि एक प्रकार से अनुसंधान क्षेत्र पर प्रकाश डालने वाले जो एकत्र की गई जानकारी है उसको संकलित करता है, इकट्ठा करता है, उसको वर्गीकरण करता है, उसका उपास्थान करता है, तुलना करता है, व्याख्या करने के संबंध रखता है। उसी को सांख्यिकी विज्ञान कहा जाता है। बिल्कुल सही परिभाषा दी है सेलिगमैन ने। अगले विद्वान है ब्लेयर। ब्लेयर कहते हैं कि सांख्यिकी परस्पर संबंधित अंकों के वर्गों का विश्लेषण करने वाला, जिससे कि उसके संबंधों एवं अर्थों की खोज की जा सके, एक विज्ञान तथा पद्धति होती है। क्या? सांख्यिकी परस्पर संबंधित अंकों के वर्गों का विश्लेषण करने वाला, जिससे कि उनके संबंधों एवं अर्थों की खोज की जा सके, एक विज्ञान पद्धति होती है सांख्यिकी। तो सांख्यिकी बेसिकली ये होती है। ठीक बात है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति को। केंद्रीय प्रवृत्ति में बेसिकली समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक शामिल होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक का तात्पर्य उन मानों से है जिनका प्रयोग किसी समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को संक्षेप में प्रकट करने के लिए किया जाता है। किसी भी चीज़ को केंद्रीय प्रवृत्ति, उसकी किसी बड़े भूभाग की केंद्रीय प्रवृत्ति का पता लगाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। किसी समूह का केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक उस समूह का प्रतिनिधित्व प्राप्तांक होता है और इसीलिए इसका जानकारी बड़ी जरूरी होती है। समूह के अधिकांश प्राप्तांक इसके इधर उधर होते हैं, अतः ये प्राप्तांक इस प्रकार के होते हैं कि ये पूरे समूह के प्राप्तांकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। देखें, केंद्रीय प्रवृत्ति मापक किसी संपूर्ण समूह का वह प्रतिनिधि प्राप्तांक होता है। प्रतिनिधि माने जो सभी का जो है प्रतिनिधित्व करता हो, जिसके इधर उधर उस समूह के अधिक से अधिक प्राप्तांक केंद्रित होते हैं, यानी उसी के इर्द गिर्द जो है तमाम सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। उसी चीज़ को प्राप्त करना, यानी सेंट्रल पॉइंट को, मुख्य चीज़ों को प्राप्त करना ही सेंट्रल टेंडेंसी के अंतर्गत होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, मध्यमान किसे कहते हैं? मध्यमान मतलब कि माध्य। मध्यमान किसे कहते हैं? मध्यमान से आशय उस संख्या से है जो मध्यमान निकालने के लिए दिए हुए आंकड़ों के योग में उन आंकड़ों की संख्या का भाग देने से प्राप्त होती। मैंने आपको बताया था कि जितनी संख्या दी है उन सभी का योग, यानी कि उन सभी आंकड़ों को जोड़ लो और कितनी संख्या दी गई उससे भाग दे दो, जो चीज़ें प्राप्त हो हमको वही समांतर माध्य होता है, या फिर आप मान सकते हैं मध्यमान होता है। दूसरे शब्दों में, एक संख्याओं के उस समूह में
संख्याओं के कुल योग में समूह की संख्याओं की संख्या का भाग देने से जो भजनफल प्राप्त होता है उसे भाज्य मध्यमान कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने मध्यमान को अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है, जिसमें ग्रीनवाल्ड महोदय आते हैं। ग्रीनवाल्ड महोदय कहते हैं कि मध्यमान वह मूल्य होता है जो कि दिए गए समस्त पदों के योग, जो पद दिया गया है उन समस्त पदों के योग को पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है? मध्यमान वह मूल्य होता है जो दिए गए समस्त पदों के योग को पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। अभी मैं जब सूत्र समझाऊंगा कि भाई जितनी संख्या थी उन सभी को जोड़ डालो और कितनी संख्या थी उससे भाग दे दो उस संख्या से, बस आपका वो निकल आएगा मध्यमान। ठीक है, अगले विद्वान है आपके FC मिल्स। FC मिल्स कहते हैं कि मध्यमान किसी वितरण का गुरुत्व केंद्र होता है। गुरुत्व केंद्र होता है, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट होता है, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। ऐसी संख्या निकलती है जो कि एक प्रकार से, जैसे मान लेते हैं 10 लोग हैं, अब 10 लोगों में तमाम 10 लोगों में बराबर बराबर पैसा आपको बांटना है। लेकिन अब किसी को मान लेते हैं A नाम का कोई व्यक्ति है, B नाम का, A को मान लेते हैं 50 रुपये मिल रहा है, B को एक प्रकार से 2 रुपये मिल रहा है, C को 14 रुपये मिल रहा है और D को आपको 15 रुपये मिल रहा है। इस तरीके से मान लेते हैं कि जो है तमाम 10 व्यक्ति हैं, उन 10 व्यक्तियों में अलग अलग रुपया मिला हुआ है। अब उन सभी को एक प्रकार से बराबर बराबर रुपया बांटना है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम? उसका मध्यमान निकालेंगे। मध्यमान निकलेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और कितनी संख्या थी, 10 लोग थे, 10 से भाग दे देंगे। अब जो निकलेगा संख्या वो एक व्यक्ति को उतना मिलेगा, हर व्यक्ति को उतना मिलेगा, तो बराबर बराबर मिल जाएगा। इसीलिए गणित की भाषा में माध्य को औसत कहा जाता है, एवरेज कहा जाता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज, बराबर बराबर भागों में बांट देना ही औसत कहलाता है और औसत जो होता है वही माध्य होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो मध्यमान किसी वितरण का गुरुत्व केंद्र होता है। घोष और चौधरी कहते हैं कि समानांतर माध्य, जिसे समांतर मध्यक या केवल मध्यक भी कहते हैं, वह परिणाम है जो किसी चल में पदों के मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देकर के प्राप्त किया जाता है। बेसिकली सभी व्यक्ति वही बात कर रहे हैं, बस केवल शब्दों का हेरफेर है। बाकी मतलब वही है कि जितनी संख्या दी हो उसको जोड़ लो और कितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दो, जो भजन फल निकले वही आपका माध्य हो जाता है। प्रश्न, वर्गीकृत आंकड़ों से मध्यमान ज्ञात करने की क्या विधि होती है? देखें, जब आंकड़े वर्गीकृत होते हैं तब मध्यमान निकालने के लिए प्रत्यक्ष रीति अपनाई जाती है, जिससे समस्त पदों के योग में पदों की संख्या का भाग देते हैं। लेकिन जहां पदों की संख्या बहुत अधिक हो और पद बहुत बड़े बड़े हों, वहां के लिए यह रीति उपयुक्त नहीं होती है। इसके अतिरिक्त यदि पद दशमलव संख्याओं में हो तो भी यह रीति उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि गुणा भाग कठिन हो जाता है इस स्थिति में। इसलिए वर्गीकृत आंकड़ों में मध्यमान निकालने की सिंपल सी विधि, जितनी संख्याएं दी हैं उसको जोड़ो और उसके बाद में कितनी संख्या उससे भाग दो। लेकिन कुछ स्थानों पर ये चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं, वहाँ पर अलग चीज़ों का प्रयोग हमको करना पड़ता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन से मीडियन का सूत्र क्या होता है? मीडियन का सूत्र होता है, देखिए मीडियन का सूत्र एक तो ये होता है, पहला सूत्र होता है n+1/2 में पद का मान। ठीक है, 2 में पद का माध्यिका, 2 में पद का मान। ठीक है, और दूसरा सूत्र क्या होता है भैया? दूसरा सूत्र होता है संचयी बारंबारता के अंतर्गत मीडियन। ठीक है, संचयी बारंबारता की अगर बात की तो उसके अंतर्गत मीडियन कैसे निकलेगा? जब संचयी बारंबारता हो तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा? L1 + n/2 - c/f × i। अब यहाँ पर जो आपका L1 है ये क्या होगा? L1 जो है आपका ये निम्न लिमिट होता है, C संचयी बारंबारता के वर्ग से नीचे का वर्ग होता है यहाँ पर। ठीक है, F जो होता है मीडियन वर्ग की बारंबारता होती है नीचे वाला, और I जो होता है मीडियन वर्गों के बीच अंतराल होता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से संचयी बारंबारता के अंतर्गत मीडियन निकालने की ये विधि होती है, इस विधि से निकलता है। बाकी अगर वैसे हो तो आपका वैसे जो मैंने आपको शुरुआत में बताया वैसे निकल जाता है, n+1/2 में पद के मान से। अगला प्रश्न, सांख्यिकी को कम से कम शब्दों में परिभाषित कीजिए। देखिए, समंकों का संकलन, उपस्थापन, विश्लेषण एवं व्याख्या करना ही सांख्यिकी कहलाता है। फर्ग्यूसन कहते हैं कि सांख्यिकी का संबंध
सर्वेक्षणों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त होने वाली सामग्री के संकलन, वर्गीकरण और व्याख्या करने से है। यानी जो जानकारी हमको सर्वेक्षण के माध्यम से कहीं पर सर्वे करके, कहीं पर प्रैक्टिकल करके हमको जो जानकारी मिलती है, उन्हीं जानकारी का वर्गीकरण करना, उस जानकारी को संकलित करना, इकट्ठा करना और उनकी व्याख्या करना काम होता है केंद्रीय इसका क्या नाम है, सांख्यिकी का। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, व्याख्या करती है, डाटा का वर्गीकरण करती है और डाटा का संकलन करती है, डाटा को इकट्ठा रखती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, निम्न आंकड़ों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। मध्यांक जो होता है आपका माध्यिका ही होती है मध्यांक। ठीक है, देखिए 8, 10, 12, 14, 16, 15, 17, 12, 13 लिखा है। अब उबड़ खाबड़ लिखा है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पद लिखा है आपका पूरा का पूरा, इसको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे, यानी घटते से बढ़ते क्रम में। सबसे छोटी संख्या 8, फिर 10, फिर 12, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17। इस तरीके से हमने एक सीरियल में क्रम को लिख लिया। कितनी संख्याएं हैं हमने देख लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी संख्या बेटा, 9 संख्या। तो यन बराबर हमने कितना लिख दिया, 9 लिख दिया, यानी कि यन का मान कितना है, 9 है। सूत्र क्या होता है मीडियन का, यन प्लस 1, ठीक है, बटे 2 में पद का मान, ये सूत्र होता है। यन कितना है बेटा, 9 यन है, यन 9 रख दिया, प्लस 1 बटे 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 बटे 2। ठीक, कितना बचेगा, 2 1 9, 2 2 5 10, कितना आएगा, 5 आपका आ गया, पाँचवें पद का मान। ठीक है, अब पाँचवें पद का मान, पहला पद 8, दूसरा 10, 3, 4, 5, पाँचवें पद पर कौन आ रहा है, 13। 13 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 13। ठीक है, ये बात ध्यान है, यानी दी गई श्रृंखला में 13 जो है ये मध्यांक होता है। क्लियर। फिफ्थ मतलब कि 5वें नंबर पर कौन आएगा आपका, 13। 1 2 3 4 5, ये 13 नहीं लिखे हैं। ठीक है, बट लिख लीजिएगा आप, 13 उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन से भाई। प्रश्न है, मध्यांक की परिभाषा दी है। मध्यांक क्या होता है, तो मध्यांक से आशय किसी पद समूह में उस बिंदु यानी उस पद से है जो पदों के समूह को बराबर 2 भागों में बांट देता है। उस बिंदु के नीचे आधे पद होते हैं तथा उसके ऊपर आधे पद होते हैं, यानी बीच वाली संख्या जो होती है वही आपका मध्यांक होता है। जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा बेटा, अभी आपने क्या देखा, ये पद था, अब इस पद में माध्यिका क्या निकली, 13 निकली। अब 13 के जितनी संख्याएं इधर होंगी उतनी संख्याएं इधर होंगी, यानी 1 2 3 4 इधर है, 1 2 3 4 इधर हैं। इसी को मध्य अंक कहते हैं। मध्य का अंक ही मध्यांक या माध्यिका कहलाता है और मध्य अंक का मान वही मध्यमान कहलाता है। यानी कि मध्यमान जो होता है वो माध्य होता है। ठीक है, और जो मध्यांक होता है बीच की संख्या ही होती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। चले, तो यही बात यहाँ पर परिभाषा में लिखी है। क्या लिखी है कि किसी पद या समूह में उस बिंदु यानी उस पद से तात्पर्य होता है मध्यांक का जो पदों के समूह को बराबर 2 भागों में विभाजित करता है और इस बिंदु के नीचे आधे पद होते हैं तथा उसके ऊपर भी आधे पद होते हैं, यानी बीच की संख्या। मध्यांक निकालने के लिए यह आवश्यक है कि समूह में पदों को आरोही क्रम में रखा जाए। मध्यांक को विभिन्न विद्वानों ने अपने द्वारा परिभाषित किया है। प्रोफेसर बाउले कहते हैं कि यदि एक समूह के 2 शब्दों को उनके मूल्य के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए, जब लगभग मध्य पद का मूल्यांक वही होगा। ठीक है, बात सेम वही चीज़ें हो रही हैं, कोई इसमें रॉकेट साइंस जैसी कोई बात कही नहीं है, सब वही बात कह रहे हैं। टेट महोदय कहते हैं कि मध्यांक प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु है जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं, यानी बीच की संख्या होती है। ये बात कही। जे केने और कीपिंग कहते हैं कि मध्यांक वितरण के बीच या वितरण के मध्य मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक ऐसा मूल्य कि उससे कम या अधिक मूल्य सामान्य बारंबारताओं के साथ होते हैं। बेसिकली यही बात है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो क्लियर हो गया आपका। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका अगला दिया हुआ है, अंक संकुचन विधि के द्वारा सहसंबंध की गणना किस प्रकार से की जाती है। अंक संकुचन विधि के द्वारा सहसंबंध की गणना किस प्रकार की जाती है। देखिए, अंक संकुचन विधि के द्वारा आर की गणना यानी सहसंबंध की गणना, रिलेशनशिप की गणना, जब प्राप्तांक अधिक मूल्य से होते हैं या अधिक मूल्य के प्राप्तांक होते हैं, जब वह सैकड़ों में होते हैं, तब अंक संकुचन विधि के द्वारा आर की गणना यानी कि सहसंबंध की गणना करी जाती है। इस विधि में मौलिक प्राप्तांकों को घटा करके छोटे मूल्य का कर लिया जाता है, छोटे मूल्य का कर लिया जाता है। ऐसा करते समय एक्स प्राप्तांक में यानी जो प्राप्तांक प्राप्त होता है उसमें एक स्थिरांक घटा देते हैं
और y प्राप्तांक में से एक स्थिरांक घटा करके सभी मौलिक प्राप्तांकों में से उसका मध्यमान घटाना ठीक माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने पर घटे हुए प्राप्तांक धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के होंगे, किंतु उनका आकार अधिक से अधिक छोटा हो जाएगा। इस तरीके से ऐसा करते हैं। अंक संकुचन विधि के द्वारा आर की गणना इस सूत्र से की जाती है। सूत्र कौन सा है? सूत्र है आर, रिलेशनशिप या सहसंबंध बराबर क्या होता है? यन यानी संख्या, सिग्मा माने जोड़, एक्स डैश और वाई डैश माइनस सिग्मा एक्स डैश माइनस वाई डैश, यानी कि यन के साथ गुणा करके और उससे घटा दें। उसके बाद में अंडर रूट एन सिग्मा एक्स 1 2 और मतलब कि सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस जो है सिग्मा एक्स 1 का होल स्क्वायर गुणे एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई 1 या वाई डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र होता है रिलेशनशिप का, सहसंबंध दो गुणांकों के बीच में ज्ञात करने का। प्रश्न हल करने का जो ढंग होता है इसमें, ठीक है, सहसंबंध गुणांक निकालने का पहला विधि ये है कि पहले सारणी में कुल 8 कॉलम बना करके पहले कॉलम में क्रम संख्या तथा दूसरे कॉलम में तीसरे मतलब कि दूसरे और तीसरे कॉलम में x जो है दूसरे कॉलम में और y के प्राप्तांक तीसरे कॉलम में लिखें। ठीक है, x क्रम मतलब कि x वाले पहले एक बना लें। इसमें एक तालिका में क्या लिखें? क्रम संख्या लिख दें। एक में आप x अक्ष को रख दें, x वाले प्राप्तांक, और एक में y के प्राप्तांक लिख दें। ठीक है, यहाँ पर ये करना है। इसके बाद में आपको क्या करना है? ठीक है, दूसरी बात, x और y का अलग अलग मध्यमान ज्ञात कर लेंगे। यानी इसका मध्यमान ज्ञात करने के लिए क्या होगा? x का जो प्राप्तांक है उसका मध्यमान ज्ञात करने के मध्यमान क्या होता है? मध्यमान मतलब कि जितनी संख्या दी गई उन सभी को जोड़ करके कितनी संख्या उससे भाग दे दो, जो मध्यमान प्राप्त होगा वही होगा मध्यमान। ऐसे ही y की जितनी संख्या दी जाएंगी उनको जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद में कितनी संख्या थी उसमें, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पर 10 संख्या थी तो उन सभी को जोड़ लो और 10 से भाग दे दो। ठीक है, तो वो आपका निकल आएगा, मध्यमान निकाल लिया। फिर प्राप्तांकों के मध्यमान को उनके सभी प्राप्तांकों में से घटाते हुए चौथे कॉलम यानी y, यहाँ पर y आपका डैश हो जाएगा, y डैश में लिखा जाएगा, और घटाते समय प्लस और माइनस चिन्ह का ध्यान रखा जाएगा। प्लस माइनस मतलब कि जैसे कि प्लस ऊपर से प्लस रहेगा और फिर 0 आएगा, फिर माइनस में चला जाए, -1 फिर 2, जैसे यहाँ पर +4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर +3 +2 +1। ठीक है, इस तरीके से होगा, और फिर नीचे -4 -3 -2 इस तरीके से घटता जाएगा। ठीक है, चौथा, इसी प्रकार y प्राप्तांकों के मध्यमान को उनके सभी प्राप्तांकों से घटा करके पांचवें y डैश कॉलम में लिखा जाएगा। फिर छठे स्तंभ में x का वर्ग लिखा जाएगा, यानी x का वर्ग निकाल करके x डैश स्क्वायर प्राप्त होगा वो लिखा जाएगा। फिर सातवें स्तंभ में y डैश का वर्ग करेंगे और y डैश का स्क्वायर लिख देंगे। फिर इसके बाद में आठवें स्तंभ में चौथे और पांचवें x और y स्तंभ का गुणा करके वो लिख देंगे। ठीक है, x y लिख देंगे, x डैश और y डैश का गुणा करके लिख देंगे, और सभी स्तंभों में अंकों का अलग अलग योग कर लेंगे, नीचे जोड़ लेंगे सभी अंकों को। ठीक है, और उसके बाद में फिर चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, और इस सूत्र में उठा करके रख देंगे। जोड़ लेंगे इसलिए चूँकि सिग्मा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर सिग्मा माने जोड़, तो हर चीज़ को जोड़ लेंगे तो सिग्मा इस पे सूत्र पे उठा कर रख देंगे, फिर आपका वो मान निकल आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मध्य बिंदु की गणना किस प्रकार की जाती है? देखिए, मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट का अर्थ न्यूनतम तथा उच्चतम सीमाओं के मध्य का औसत होता है, उसी को मध्य बिंदु कहते हैं। मध्य बिंदु यानी x ज्ञात करने के लिए सूत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए, मध्य बिंदु या मिड पॉइंट ज्ञात करने के लिए इसको आप x मान सकते हैं, कैपिटल X। इसका सूत्र होता है u + l/2, जिसमें x जो है बेटा ये क्या है? ये मध्य बिंदु है। u जो है उच्च सीमा है, यानी कितनी ज़्यादा संख्या है वो, और l जो है निम्न सीमा है। ठीक है, और दोनों को जोड़ लेंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ करके कोई भी बंद बिंदु निकालनी है आपको। ठीक है, तो आप उसमें से जो बड़ी संख्या है उसको और जो छोटी संख्या उसको दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे दें, जो निकलेगा वही मध्य बिंदु आएगा। माना किसी वर्ग विस्तार की न्यूनतम यानी लोएस्ट सीमा 20 है और उसकी जो है हाईएस्ट या उच्च सीमा जो है वो 24 है। अब 20-24 है तो मध्य बिंदु किस प्रकार निकलेंगे? अब देखिए, उच्च सीमा कितनी है सूत्र पर रखेंगे। सूत्र क्या है आपका? यू माने क्या होता है? उच्च सीमा। उच्च सीमा कितनी है उसकी? उच्च सीमा 24 है, हमने यहाँ पर 24 रख दिया। ठीक है, मध्य से मतलब कि निम्न सीमा कितनी है? 20 है, 20 हमने रख दिया। ठीक है, बटे 2 कर दिया। तो फिर क्या करेंगे? देखिए, 24 और 20 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 44। 44 बटे 2 कर देंगे, 2 × 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कितना आएगा? 22 आएगा।
तो 22 जो हो जाएगा यही आपका मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, 22 आपका मध्य बिंदु हो जाएगा। सूत्र यहाँ पर हल देखें, x बराबर 20 + 24 जोड़ देंगे 44/2 यानी 22 मध्य बिंदु यानी x जो है 22 निकलेगा आपका। तो मध्य बिंदु निकालने का सूत्र ये होता है, यानी हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो, जो निकलेगा वही मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है, केंद्रीय प्रवृत्ति का महत्व बताइए। सेंट्रल टेंडेंसी का क्या महत्व होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति का महत्व बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति प्राप्तांकों के औसत मूल्य का विभिन्न विधियों के द्वारा मापन करती। क्या करती है केंद्रीय प्रवृत्ति, जो प्राप्त अंक होते हैं उनके औसत मूल्य का विभिन्न विधियों के द्वारा मापन करती है, और इससे इसके आंकड़ों की सामान्य प्रवृत्ति का पता चलता है। इसका महत्व इस प्रकार है। देखिए, पहली बात, ये समस्त गुणों को सूक्ष्म रूप से व्यक्त करते हैं, यानी समस्त गुणों को सूक्ष्म रूप से व्यक्त करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरी बात, केंद्रीय प्रवृत्ति संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करती। क्या करती है, संपूर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व कौन करती है, ये सेंट्रल टेंडेंसी करती है। साथ ही साथ में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन से विभिन्न इकाइयों के मापों को प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल्य स्थिर होते हैं, इसलिए इनका वर्णन शुद्ध और यथातथ्य अच्छे तरीके से हो पाता, चूँकि ये बदलते नहीं हैं, ये स्थिर रहते हैं। साथ ही साथ में तुलनात्मक अध्ययन में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप अधिक सहायक होते। कोई तुलना करनी दो चीज़ों में तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत सहायक होते हैं। इसके साथ ही साथ केंद्रीय प्रवृत्ति से समान निष्कर्ष ज्ञात होते हैं और शोध कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। क्लियर, केंद्रीय प्रवृत्ति का शोध कार्यों में ज़्यादा उपयोग होता है चूँकि ये सत्यता पर आधारित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है भाई, निम्नलिखित आंकड़े का मध्यमान ज्ञात कीजिए। अब मध्यमान निकालने के लिए यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा ज़बरदस्त चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर देखें, ये देखिए 45, 49, 40, 44, 35, 39 इस तरीके से दिया गया है। 5 और 4 के बीच में कितना अंतर है, 5 और 9 के बीच में 4 का अंतर है। तो ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पहले सबसे 5 और 4 कितना होता है, 9, 4 का अंतर। यहाँ पर भी 4 का अंतर सब में है। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे और आवृत्ति आपकी इधर दी गई है, तो यहाँ पर ऐसे वर्ग विस्तार दिया जाएगा और आवृत्ति दी जाएगी आपको, और मध्यमान निकालने के लिए बोला जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, ये आपका प्रश्न ही पूरा दिया हुआ है। आवृत्ति दी गई, इसका आवृत्ति ये है, इसकी आवृत्ति ये, तो आवृत्ति दी गई है। अब इसमें से आपको क्या निकालना है भाई, मध्यमान आपको निकालना है। अब इसको निकालने के लिए करना क्या है, आपको बहुत ही सरल विधि होती है, लेकिन आप ऐसे प्रश्नों को देख करके घबरा जाते हैं, डर जाते हैं एकदम से। इसको देख करके बिल्कुल आपको डरना नहीं है, आज आपका डर पूरा दूर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आपके माइंड में जो गलत चीज़ें चल रही हैं कि ये प्रश्न बहुत कठिन होते हैं, बिल्कुल कठिन नहीं होते, बहुत ही सरल होते हैं। देखिए, आप बस केवल पहचाना समझे, आवृत्ति ये होती है, आवृत्ति दी होगी आपको और वर्ग विस्तार दिया होगा। ठीक है, ये बड़े क्वेश्चंस होते हैं, दीर्घ उत्तरीय में आते हैं। अब इसको हल करना मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही बारीकी से। तो सबसे पहली बात, आवृत्ति को आप जोड़ लेंगे। ठीक है, आवृत्ति को जोड़ने पर के बाद में 2 3 2 5 5 5 10 10 20 20 10 30 30 और 10 40 40 5 45 45 और 5 कितना होता है 50, यानी कि n बराबर 50। अगर सभी को जोड़ लेंगे तो आपका कितना निकलेगा, 50 निकलेगा। और मैं अपने हिसाब से जोड़ता हूँ। ठीक है, तो मैं सोचिएगा कि गुरुजी 10 10 कैसे जोड़ लिए। देखिए 3 2 मतलब कि 2 3 5 हो गया और 5 5 10। ठीक है, 10 ये था 20 हो गया, 20 और 1 मैं 12 को 10 गिनना हूँ, 20 और 10 30, 30 और 8 और 2 कितना होता है 10, यानी कि 40, 40 5 4 9 1 10 यानी कि 50। तो आपका 50 यहाँ पर लिखा है, यानी n इसका 50 पहले से ही दिया हुआ है आपको जोड़ जाड़ करके। अब हल आपको कैसे करना है इसको मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहली बात, यहाँ पर अब आपको हल करने के लिए एक सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी कैसे बनती है, सबसे पहली बात, वर्ग विस्तार आपको दिया ही है, इसको CI कहते हैं। CI आपको दिया है 45 49 पूरा आपका दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर आवृत्ति आपकी लिखी हुई, आवृत्तियाँ भी दी गई हैं, यफ से प्रदर्शित करते हैं इसको, जो भी दिया हो 2 3 पूरा दिया हुआ है। ठीक है, इसका जोड़ 50 भी वहाँ पर दिया गया था। अब इसके बाद में हमको 2 कॉलम निकालना है, हम तो FD निकालना है हमको और D निकालना है, यानी विचलन निकालना है। विचलन कैसे निकलता है, मान लेते 9 संख्या दी गई है, यहाँ पर कितने 9 संख्या, यानी क्रम संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दी गई है। अब यहाँ पर हमने देखा कि भाई यहाँ पर क्या होगा, बीच की संख्या को हमने देखा, बीच की संख्या को हम क्या करेंगे, बीच की संख्या को 0 मानेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात क्या, विचलन निकालने के लिए बीच की संख्या को 0 मानेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली बात क्या करेंगे, बीच की संख्या को 0 मानेंगे और इधर से 4 3 2 और 1 ये प्लस में लिख के आएंगे। और फिर यही चीज़ सेम टू सेम उल्टा, -1 -2
-3 और -4 इस तरीके से लिख देंगे। ये आपका क्या होता है, विचलन होता है निकालने का। विचलन ऐसे निकलता है, इसे कितनी संख्या, 9 संख्या है। देखा कि 4 ऊपर जाएंगे, यानी 4 से हमको प्लस से नीचे आना है, तो +4 यानी कि घटते से मतलब आप घट रहे हैं, देखो ठीक है। 4 फिर ये और इस तरह घटते चले। -1 बड़ा होता है -2 से, ठीक है, इसलिए सबसे छोटा क्या है, -4 है। तो 0 पे आकर के फिर 0 से नीचे जाएंगे और फिर इधर ऊपर जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अब आवृत्ति विचलन ज्ञात करने के लिए क्या होता है, मतलब कि एफ डी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एफ चूंकि ये है आवृत्ति और डी क्या है, विचलन है, तो एफ डी निकालना पड़ता है, क्योंकि एफ डी आपको सूत्र में मिलेगा। अब देखिए एफ डी निकालने करना क्या है, एफ और डी का गुणा करेंगे, यानी 2 दूनी कितना होता है, 4 दूनी 8, फिर क्या देखेंगे 3 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 9 लिख देंगे। 5 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 लिख दिया, ठीक है। 10 और 0 1 का गुणा कितना हो जाएगा, 10 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। ऐसे ही 12 0 का गुणा कितना होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 और -1 का गुणा -8, ठीक है। 5 और -2 का गुणा कितना हो जाएगा, मतलब कि 5 दूनी 10 यानी -10 होगा। माइनस कब, चूंकि माइनस प्लस का गुणा माइनस ही होता है, तो 4 3 12 -12 और 4 1 4 -4, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 के ऊपर वाली संख्या को आपस में जोड़ लेंगे और 0 के नीचे की संख्या को आपस में जोड़ लेंगे। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखें 9 8 17 17 10 27, 27 और 10 37, यानी कि प्लस का 37 यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे -8 -10, यानी कि देखिए 12 और 8 20 20 10 30 30 4 30 और 4 34, माइनस का 34 यहाँ पर आया जोड़ने पर, कितना है माइनस का 34 यहाँ पर आया ऊपर, ठीक है। यानी कि 0 से नीचे वाला -34, 0 से ऊपर वाला 37 आपका आगे जोड़ लेते हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये तो जुड़ा ही है। अब इसके आगे आपका सूत्र जो होता है, इसीलिए हमने ये चीज़ें निकाली, क्योंकि सूत्र आपका क्या होता है, हमको जब ऐसे आंकड़े दिए होते हैं तो माध्य का सूत्र क्या होता है, मध्यमान का, AM प्लस सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी क्या होता है, वो आपका सिग्मा एफ डी कितना निकलेगा, 3 क्यों निकलेगा, क्योंकि ऊपर का +37 था, +37 और यहाँ पर -34 था, ठीक है। मतलब कि आपका प्लस -34, लेकिन अगर आपका सिग्मा मतलब क्या, सिग्मा निकालने के लिए हमको जोड़ना पड़ेगा, तो प्लस का 37 और माइनस का 34 जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 37 हो जाएगा, क्योंकि प्लस हट जाता है आगे से, और प्लस और माइनस चूंकि ब्रैकेट में तो इसका गुणा होगा, तो प्लस माइनस गुणा कितना होगा, माइनस ही होगा, तो माइनस का 34 होगा। इसलिए 37 में से आपका 34 घट जाएगा, कितना बचेगा आपका, 3 बचेगा। यानी कि सिग्मा एफ डी कितना निकला, यहाँ पर 3 निकला, ठीक है। सिग्मा एफ डी कितना निकला बेटा, सिग्मा एफ डी आपका 3 निकलेगा। ये बात आप ध्यान दें, कैसे निकला, चूंकि ऊपर वाला जो था 37 आपका प्लस वाला, ठीक है, उधर में जो हमने जोड़ा था, और नीचे वाला माइनस का 34 था। 37 और में से 34 अगर आप जोड़ देंगे तो चूंकि माइनस का 34 है तो माइनस यानी घट जाएगा, जोड़ेगा तो, ठीक है। लेकिन अगर आपको 37 में से 34 घटाना होता तो यहां पर आपका माइनस होता, तो माइनस माइनस गुणा कितना हो जाता, प्लस हो जाता, यानी आपस में जुड़ जाते। लेकिन चूंकि हमको प्लस करना है, इस वजह से ये घट जाएंगे। 3 आएगा आपका एफ डी, सिग्मा एफ डी कितना आएगा, सिग्मा एफ डी आपका 3 आया। और सूत्र में क्या, सिग्मा एफ डी का प्रयोग है, बटे एन माने कुल संख्या, और गुणे CI क्या होता है आपका, CI वर्गांतर आपका दिया ही हुआ है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, CI आपका दिया हो, CI कितना है, 5 है सब में, ठीक है। CI कितना है, 5 है। चूंकि 5 क्यों है, चूंकि देखिए यहाँ पर 5 है, 6 7 8 9, CI मतलब कि बीच का कितनी संख्या है, यहाँ पर देखें CI में 5, यहाँ पर भी 10 11 12 13 14, यहाँ पर भी 5 संख्या, यहाँ पर भी 5 संख्या, यहाँ पर भी 5 संख्या, ऐसे 5 संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 संख्या, तो ये 5 जो होता है इसी को CI कहते हैं, ठीक है। तो ये CI हो गया आपका, क्लियर। तो आपका यम बराबर सूत्र क्या होता है, AM प्लस सिग्मा एफ डी बटे एन। तो हमको एन पता है, ठीक है, हमको एन पता है कितना होगा एन, क्योंकि यहाँ पर देखें ये कितनी संख्याओं का योग पूरा का पूरा हमने जोड़ लिया, तो 50 है, तो एन आपको पता है कि 50 है, ठीक है। तो हमने एन के स्थान में 50 रख दिया। सूत्र क्या कह रहा था आपका, देखिए एन के स्थान में 50 लिख दिया। सिग्मा एफ डी हमको पता है 3 है, 3 हो गया, ठीक है। CI हमको पता है 5 है, 5 लिख दिया। और AM कितना है, 27 आपका है। AM कितना है भाई, AM आपका 27 है, तो 27 हमने यहाँ पर लिख दिया, क्लियर। ये बात आप ध्यान रखिए, AM कितना है आपका, AM आपका 27 है, तो 27 यहाँ पर लिख दिया गया, क्लियर। इस तरीके से आपने देखा चीज़ों को। ओके, AM आपका 27 हो गया, तो 27 प्लस इतना जब जोड़ेंगे आपका पूरा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखें 3 5 15, 15 बटे 50 हो गया, सब गुणे 27। अब 27 को जोड़ेंगे कैसे, इसको देखें 15 1 15, अगर इसको 5 3 15 काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, और 5 2 50, ठीक है। अरे 5 2 50, 5 3 15, 3 बटे 10,
27 प्लस 3/10 होगा। इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 270, ठीक है। 270 प्लस 3/10, ठीक है। 270 तो 273, 273/10 हो जाएगा ये, ठीक है। क्लियर। और कुल मिलाकर के अगर इससे भाग देंगे, 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से यहाँ 0 हो जाएगा, 27.3, 27.3 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका माध्य निकलेगा। तो इस तरीके से आपको निकालना होता है बेटा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को निकालना होता है। आगे बढ़ा जाए, चले। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न निम्नलिखित प्रदत्त से माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए आंकड़ा दिया हुआ है 49, 53, 53, 61, 65, 65, 69, 70, 67, ये दिया हुआ है आंकड़ा। अब इसको चाहो तो माध्यिका निकालने के लिए आप इस भी सूत्र का प्रयोग कर सकते, तब भी आपका निकल आएगा। इसको आप आरोही क्रम में लिख दो, ठीक है। आरोही यानी घटते कैसे बढ़ते क्रम में। देखें एक बार लिख करके, देखिए सबसे पहले छोटी संख्या क्या है, 49 दिया है, फिर 53 दिया है, फिर 53 दिया है, फिर 61 दिया है, फिर 65 दिया है, फिर 65 दिया है, फिर 69 दिया है, फिर आपका 67 दिया है। 67 पहले लिख देंगे यहाँ पर, 67 हो गया और 69 हो गया, फिर आपका 70 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या 9, 9 + 1/2 पद का मान 5, 9 1 10, कितना हो जाएगा 10/2, 2 1 2, 2 5 10, 5वें पद का मान, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, पाँचवा पद क्या आ गया 65 आ गया, यानी 65 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। देखिए माध्यिका, या फिर इस तरीके से आप सूत्र कर सकते हैं, या फिर इसी को आप देखेंगे, या माध्यिका n + 2 2वें पद का मान, n/2वें पद का मान प्लस n + 1/2वें पद का मान, इन दोनों को जोड़ेंगे। देखिए 10/2वें पद का मान प्लस 10 + 1/2वें पद का मान, ये सूत्र 5वें पद और 6वें पद दोनों को जोड़ लेंगे। 65, चूँकि 5वां और 6वां दोनों पद आपका 5 6 वो आ गया 65 65, तो इसको जोड़ेंगे 65 65 बटे और भागे 2 कर देंगे तो 130/2 आ जाएगा, 65 उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से, चूँकि यहाँ पर प्राप्तांक जो है, जब प्राप्तांक संख्या विषम हो तब ऐसे आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। जब प्राप्तांकों की संख्या विषम हो तो मध्यांक ज्ञात करने के लिए प्राप्तांकों को आकार के अनुसार रख करके नीचे या ऊपर से n + 1/2 में प्राप्तांक ज्ञात कर लेना चाहिए। लेकिन जब चीज़ें थोड़ा सा जटिल हो तो ऐसे में आप इस सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। वैसे संख्या वैसे सरल ही थी तो उसको तो उस तरीके से निकल भी गया आपका। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न, प्रमाणिक विचलन के गुण दोष को स्पष्ट कीजिए। प्रमाणिक विचलन जो होता है इसका क्या गुण है, क्या क्वालिटी है, यानी क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं इसके, यही आपको बताना है। तो प्रमाणिक विचलन के गुण और दोष को स्पष्ट कीजिए, इसका प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है। देखिए उत्तर में आपको लिखना है। देखिए प्रमाणिक विचलन के गुण, प्रमाणिक विचलन के कई गुण हैं। पहला गुण देखिए, यह विचलनशीलता की गति या दर का शुद्ध मापन है, क्योंकि गणितीय दृष्टिकोण से इसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है, ठीक है, इसलिए ये शुद्ध होता है। तो सबसे पहला गुण इसका क्या है, विचलनशीलता की गति या दर शुद्ध का मापन करता है इसके, चूँकि गणितीय दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ये एक प्रकार से इसमें कोई अशुद्धि नहीं छोड़ता है प्रमाणिक विचलन। दूसरी बात, इसका मूल्य वितरण के सभी अंकों पर आधारित होता है। वितरण के सभी अंकों पर आधारित होता है किसका मूल्य भाई, प्रमाणिक विचलन का। तीसरा इसका गुण ये है कि यह अपनी शुद्धता के कारण से अन्य विचलन मापकों की अपेक्षा उच्च सांख्यिकी विश्लेषणों में बहुत उपयोगी होता है, यानी चूंकि ये एक प्रकार से शुद्ध होता है, इसका डाटा जो प्राप्त होता है वो शुद्ध होता है, सत्य होता है, तथ्य पर आधारित होता है। इस वजह से ये एक प्रकार से अन्य विचलन जो मापक होते हैं उनके अपेक्षा ज़्यादा कारगर होता है। चौथी विशेषता इसकी ये है, चौथा गुण ये है कि सामान्य संभावना वक्र का यह मुख्य आधार होता है। तो क्या सामान्य संभावना वक्र का मुख्य आधार कौन होता है, आपका ये प्रमाणिक विचलन होता है। इसके कुछ दोष भी होते हैं। देखें उपरोक्त लाभों के साथ साथ इसके एक दोष भी हैं। पहला दोष है इसकी गणना क्रिया जटिल होती है, यानी कि इसको प्रमाणिक विचलन ज्ञात करने की जो क्रिया होती है, ज्ञात करने की जो विधि होती है बहुत ही कठिन होती है। इसके अलावा असामान्य वितरण में यह उपयोगी नहीं होता। जब वितरण असामान्य होते हैं ऐसी स्थिति में यह एक प्रकार से कारगर नहीं होता, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यानी ये एक प्रकार से केवल कब उपयोगी होते हैं, जब सामान्य वितरण होता है तब उपयोगी होते हैं। असामान्य वितरण में ये बिल्कुल भी उपयोगी
नहीं होते हैं, यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर। प्रमाणिक विचलन का उपयोग कैसे करते हैं और मतलब कि उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है इसको भी जान लेते हैं। प्रमाणिक विचलन का उपयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है भाई। देखें, पहली स्थिति, जब वितरण सामान्य होता है तब हम इसका उपयोग करते हैं। वितरण सामान्य होगा तब हम प्रमाणिक विचलन का उपयोग करेंगे और जो मान हमको निकलेगा, डाटा मिलेगा, वो शुद्ध मिलेगा। दूसरी बात, जब वितरण का केंद्रवर्ती मान मध्यमान के द्वारा प्रदर्शित किया गया हो तब भी हम प्रमाणिक विचलन का उपयोग कर सकते हैं। कब? जब वितरण का केंद्रवर्ती मान मध्यमान के द्वारा प्रदर्शित किया गया हो, ऐसी स्थिति में हम जो है ये जो है प्रमाणिक विचलन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब दो वितरणों का तुलनात्मक अध्ययन करना हो तब भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जब समूहों की सजातीयता विषम जातीयता का अध्ययन करना हो तब भी हम ऐसे वितरण का या प्रमाणिक विचलन का सहायता लेते हैं। कब? जब समूहों की सजातीयता और विषम जातीयता का अध्ययन करना हो तब भी हम प्रमाणिक विचलन का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जब सहसंबंध यानी कोरिलेशन जो होता है तथा मानक त्रुटि आदि की विश्वसनीयता ज्ञात करनी हो, यानी कि मानक त्रुटि की विश्वसनीयता को जांचना हो, चाहे सहसंबंध की बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, सहसंबंध की विश्वसनीयता ज्ञात करनी हो, तब हम प्रमाणिक विचलन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जब मूल्य प्राप्तांकों को प्रमाणिक प्राप्तांकों में बदलना होता है तब भी हम प्रमाणिक विचलन का ही प्रयोग करते हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ये प्रमाणिक विचलन होता है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, अगर मान लेते हैं कि आप में से किसी को इसका पीडीएफ प्राप्त करना है या किसी भी चीज़ का पीडीएफ प्राप्त करना है, जैसे कि आप 6 सेमेस्टर में हमसे जुड़ना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि 5th सेमेस्टर का ही भी 5th और 6th दोनों का मिलना चाहिए, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। 91 61 पीडीएफ मिलेगा, 91 61 93 60 62 पर। बाकी वीडियोज़ आपकी यूट्यूब पर ही फ्री में ही अवेलेबल हैं, तो आप वीडियोज़ देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे, ठीक है। और उसमें 5th सेमेस्टर के आपके 2 सब्जेक्ट आपके मेजर के और एक सब्जेक्ट आपको को करिकुलर का एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, ये 3 सब्जेक्ट की आपको जो है पीडीएफ नोट्स मिलेगी मात्र 100 रुपीज़ में, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, सभी जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उनकी मिलते रहेगी। लेकिन अगर आपको अभी चाहते हैं कि आप 6 सेमेस्टर में जुड़ना चाहते हैं, चूँकि 5th सेमेस्टर का पेपर आपका हो चुका है और 6 सेमेस्टर में जुड़ना है, तब भी आप यही नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम इस नंबर पर भेजेंगे, ठीक है। और स्कैनर सेंड किया जाएगा, उस पर आपको 100 रुपीज़ पेमेंट कर, यानी कि 6 सेमेस्टर का भी फीस कितना है, 100 रुपीज़ है, ठीक है। इसमें भी आपको 2 जो मेजर सब्जेक्ट आपके हैं, इसमें एक एक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होते, तो उनकी तैयारी आपकी होगी। प्लस में आपका एक को करिकुलर जो है जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है, तो उसकी भी तैयारी यहाँ पर विधिवत तरीके से हो जाएगी, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही साथ में जो बच्चे 5th सेमेस्टर में हैं और जिनका पेपर बचा हुआ है, 2 पेपर बचा हुआ है या 1 पेपर बचा हुआ है या थोड़ा सा और बचा हुआ है या पूरा 5th सेमेस्टर बचा हुआ है और 6th सेमेस्टर भी आपका बचा हुआ है, ठीक है, मतलब 6th सेमेस्टर में भी जुड़ने चाहते हैं आप और 5th सेमेस्टर का पेपर बचा हो, तो चूंकि 6th सेमेस्टर का भी क्लास शुरू नहीं हुई है, क्लास शुरू हो जाएगी जल्दी ही, जैसे आपके पेपर समाप्त होंगे तुरंत क्लास शुरू हो जाएगी। तो 5th और 6th दोनों सेमेस्टर का अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना, तो मैं तो कहूँगा दोनों को आपको साथ में ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी 50 रुपये की जो है बचत हो जाएगी। 150 रुपीज़ में ही आपको क्या हो जाएगा, 150 रुपये में, चूँकि 5th का 100 रुपये है और 6th का 100 रुपये अलग अलग लेंगे, तो लेकिन एक साथ अगर लेंगे कि गुरुजी हमको 5th का भी 6th का भी दोनों में चाहिए, ठीक है, तो आपके लिए 150 रुपये में ही पर्याप्त मिल जाएगा चीज़ें, तो केवल 150 रुपीज़ में ही आपके लिए व्यवस्था कर दी जाएगी। तो आपको ज़रूर बताना कि गुरुजी हमको 5th और 6th दोनों का लेना है, तब आपके लिए 150 रुपये लगेंगे, तो आप 150 रुपये पेमेंट करिएगा और उसका स्क्रीनशॉट आप पेमेंट किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं, ठीक है, किसी दुकान से करवा सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आ चुका भैया, प्रश्न स्पष्ट कीजिए कि क्या सांख्यिकी कला के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। सांख्यिकी चूंकि एक सब्जेक्ट है और ये सांख्यिकी सब्जेक्ट की प्रकृति को लेकर के बार बार सवाल उठता है कि ये विज्ञान है कि कला है, और इसी को लेकर के ये प्रश्न पूछा गया है कि भाई क्या सांख्यिकी कला के रूप में यानी आर्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, सांख्यिकी आज कला के रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। इसमें क्यों और किस लिए के प्रश्नों को देखा जा सकता है। कला का पक्ष जहाँ एक और सौंदर्य अभिव्यक्ति है, वहाँ वह आंकड़ों को भी सौंदर्य पक्ष से विभूषित करती है। संक्षेप में सांख्यिकी कला के रूप में इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है, यानी सांख्यिकी एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, दोनों तरीके से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं।
पहली बात, सांख्यिकी कला इसलिए है क्योंकि कला व्यवहारिक तथा विवरणात्मक होती है, और सांख्यिकी कला के अंतर्गत वे सभी पक्ष आ जाते हैं जो आंकड़ों को व्यवहारिक रूप से प्रदान करके व्यवस्थित करते हैं और आंकड़ों को बहुत अच्छे तरीके से सजाते हैं, वर्गीकरण करके लोगों के समझने के योग्य बनाते हैं। इसके अलावा अत्यधिक बड़े आकार के आंकड़ों को जब चित्रों, लेखा चित्रों, ग्राफ, पाई चार्ट या पाई आरेख इनके द्वारा सजाया जाता है तो सांख्यिकी का कलामय रूप जो है सामने आ जाता है। और सांख्यिकी में वर्गीकरण, वितरण, तमाम प्रकार की चीज़ों के लिए तमाम प्रकार के ग्राफ, तमाम प्रकार के सारणी और ये सब बना करके समझाना पड़ता है। तो ऐसे में सांख्यिकी का उपयोग जो होता है कला के रूप में हो जाता है। इसके अलावा सूचना मतलब कि सूचकांकी की सहायता से बड़े समूहों की सील युक्त यानी कि क्वालिटेटिव योग्यताओं का भी अंकन सांख्यिकी कला के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से सांख्यिकी इन आधारों पर एक कला भी है। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा कि स्पष्ट कीजिए कि सांख्यिकी विज्ञान के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। सांख्यिकी के विज्ञान वाले पक्ष पर प्रकाश डालिए। यह सांख्यिकी विज्ञान है, सांख्यिकी एक विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। यह सांख्यिकी एक कला है, स्पष्ट कीजिए। यह सांख्यिकी कला है या विज्ञान है, स्पष्ट कीजिए। यह आपसे प्रश्न कर सकता है कि सांख्यिकी की कला और विज्ञान दोनों पक्षों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो आप आसानी से इन्हीं दोनों क्वेश्चन के हिसाब से लिख सकते हैं। सांख्यिकी विज्ञान के रूप में विज्ञान की प्रकृति है, कार्य कारण संबंध की जांच करना हुआ। वैज्ञानिक विधियों की सहायता से सांख्यिकी का कार्य कारण संबंधों की खोज करती है और यह खोज मानकों के द्वारा करी जाती है। बिल्कुल, चूंकि सांख्यिकी एक विज्ञान भी, इसमें कोई दो राय नहीं, चूंकि तथ्यों पर आधारित होती है और क्रमबद्ध तरीके से वर्णन करती है। और विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की परिभाषा क्या है, सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। और जब हम बात करते हैं इसमें सांख्यिकी की, स्टैटिस्टिक्स की, तो वो क्रमबद्ध तरीके से, सुसंगठित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से चीज़ों का अध्ययन करता है। ठीक है। पहली बात, प्राप्त आंकड़ों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाता है सांख्यिकी में, सांख्यिकी के द्वारा। दूसरी बात, सांख्यिकी माप, सूत्र, सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, ये एक विज्ञान का लक्षण है। साथ ही साथ है मानक त्रुटि, टी प्राप्तांक, टी परीक्षण, विश्वसनीयता स्तर व विश्वसनीयता के विभिन्न परीक्षणों से वैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी भी होती है। इसके अलावा सांख्यिकी के परिणामों से भविष्य कथन किया जाता है जो इसके वैज्ञानिक होने का प्रमाण देता है। तो कुल मिलाकर के इसके वैज्ञानिकता पर प्रश्न चिन्ह आप नहीं खड़ा कर सकते, ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है और इसमें कलात्मक भी गुण है। प्रतिदर्श, इसके अलावा प्रतिदर्श सिद्धांत के द्वारा समूह के विषय में अनुमान तथा भविष्य कथन इसके विज्ञान होने की प्रमाणिकता जो है पुष्टि करते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर क्राफ्ट्स और सिम्पसन नाम के विद्वानों ने कहा कि आजकल सांख्यिकी शब्द का अर्थ मात्रात्मक सूचना से या उस विधि से है जो मात्रात्मक सूचना से संबंधित हैं। इसमें मात्रात्मक सूचना का संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्यवस्था की जाती है। किसका, जो भी डाटा होता है उसकी, उस डाटा को, सूचना जो होती है, जानकारी होती है, उसको संकलन किया जाता है, उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है उसको, और इन सभी की व्यवस्था करी जाती है। तो एक विज्ञान के अंतर्गत ही हो सकता है। अगला प्रश्न, सांख्यिकी के तथ्यों एवं अवधारणाओं का पर विचार कीजिए। देखिए, आंकड़ों का प्रयोग, सांख्यिकी में तथ्यों को अंकों अथवा आंकड़ों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सांख्यिकी का आधार अंक अथवा आंकड़े होते हैं, तो सांख्यिकी के तथ्य और अवधारणा पर विचार ऐसे कर सकते हैं। दूसरी बात, मॉडल, पूर्व निश्चित मान्यताओं के आधार पर आंकड़ों के वितरण की व्यवस्था को मॉडल कहा जाता है। क्या कहते हैं, आंकड़ों के वितरण की व्यवस्था को मॉडल कहते हैं। सांख्यिकी में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की व्यवस्था किसी न किसी पूर्व निश्चित मॉडल के आधार पर की जाती है। ऐसे मॉडल जैसे कि टी वितरण मॉडल हो गया, एफ वितरण मॉडल हो गया, समान वितरण मॉडल हो सकता है। तो ये सब कई मॉडल होते हैं जिस पे आधार पर सांख्यिकी जो है वितरित होती है। सांख्यिकी तथ्यों में अगला है आपका तर्क। तीसरा देखें, तर्क, सांख्यिकी चिंतन में समस्या पर आगमन तथा निगमन प्रणाली के द्वारा तर्क किया जाता है। चौथी बात, परिकल्पना, आंकड़ों तथा समस्याओं पर अध्ययनकर्ता अपने अनुभव तथा सूझबूझ से परिकल्पना का निर्माण करते हैं, एक हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक सूचना का वो करते हैं, क्या नाम है, एक सिद्धांत का निर्माण करते हैं। आंकड़ों के आधार पर यह देखना है कि उनसे परिकल्पना का निर्माण किया है वह किस सीमा तक सिद्ध होती है। यानी परिकल्पना मतलब एक सांचा बना लेना, या एक जो है एक परिकल्पना मतलब क्या होता है कि एक सांचा बना करके उसी आधार पर चल करके कोई सिद्धांत निकालना। तो जब हम कोई जो है कोई मतलब हमने, हमारा कोई उद्देश्य है, अब उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने रिसर्च किया, अब रिसर्च हमारा पूरा हो गया और हम फिर देखेंगे कि जो सिद्धांतों पर हमने परिकल्पना करी थी, जो हमने सोचा था, जिस तरीके से वो चीज़ें पूरी हुई कि नहीं पूरी हुई, यही चीज़ एक प्रकार से परिकल्पना होती है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। पांचवी बात, संभाव्यता, सांख्यिकी चिंतनों में आंकड़ों के विश्लेषण में जो परिणाम निकाले जाते हैं वे संभाव्य होते हैं।
व्यवहारिक विज्ञानों की गतिशील प्रकृति के कारण से संभावना अधिक होती है। संभावना के सत्य असत्य का योग अधिक होता है यहाँ पर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुल मिलाकर के यही सब इस सांख्यिकी तथ्यों और अवधारणाओं पर विचार इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा संकेत एवं समीकरण, अगला पॉइंट, सांख्यिकी की अपनी भाषा होती है और यह भाषा चिन्हों, समीकरण, सूत्र आदि के रूप में प्रकट की जाती है। तो ये भी एक प्रकार से सांख्यिकी तथ्यों पर विचार या अवधारणाओं पर विचार आप कर दिए इन तमाम प्रकार के मुद्दों के द्वारा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न आ चुका, एक अच्छे वर्गीकरण में निम्न तत्व होने चाहिए। कौन कौन से तत्व होने चाहिए एक अच्छे वर्गीकरण में भैया? एक वर्गीकरण में कौन कौन से तत्व होने चाहिए एक अच्छे वर्गीकरण में? देखिए, एक अच्छे वर्गीकरण के कई तत्व होते हैं। जैसे पहली बात तो सजातीयता होनी चाहिए उसमें। सजातीयता यानी किसी वर्ग विशेष के प्रत्येक पद उस गुण के अनुसार होने चाहिए जिसके आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है। दूसरी बात, असंदिग्धता, ये भी एक अच्छे वर्गीकरण में होनी चाहिए। वर्गों की योजना एकदम से स्पष्ट होनी चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए। साथ ही साथ में सरल और निश्चित होनी चाहिए। कोई पद किस वर्ग में रखा जाए इस विषय में किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उसमें अस्थायित्व भी होना चाहिए। एक अच्छी वर्गीकरण में अस्थायित्व, वर्गीकरण के आधार में प्रारंभ से अंत तक स्थिरता रहनी चाहिए। यदि आधार में बार बार परिवर्तन हुआ तो वर्गीकरण तुलना योग्य नहीं रहेगा और परिणाम जो होंगे वो भ्रमित करने वाले होंगे, यानी भ्रामक होंगे। ऐसे में जो एक प्रकार से वर्गीकरण में डाटा है या जो वर्गीकरण में एक प्रकार से जो भी चीज़ें हैं वो उसमें अस्थायित्व होना चाहिए, स्थिर होने चाहिए। इसके अलावा चौथी बात की रूप उद्देश्य के अनुसार, वर्गीकरण का रूप अनुसंधानों के उद्देश्य को सम्मुख रख करके ही निश्चित किया जाना चाहिए। वर्ग अनुसंधान के उद्देश्य के अनुसार ही बनाए जाने चाहिए। यदि दो नगरों के लोगों की आर्थिक दशा की तुलना करनी है तो वहाँ के लोगों की आयु के अनुसार वर्गीकरण उचित नहीं समझा जाएगा। यह वर्गीकरण आमदनी के अनुसार ठीक रहेगा कि आमदनी वहाँ के लोगों की कैसी है, उसके अकॉर्डिंग एक शहर की आमदनी और दूसरे शहर के लोगों की आमदनी देख करके दोनों का वर्गीकरण कर ले और दोनों के बीच में तुलना कर ले। ठीक है, ये एक अच्छे वर्गीकरण की पहचान होती है। इसके साथ ही साथ में व्यापकता, वर्गीकरण में व्यापकता का गुण होना चाहिए, अर्थात यह आवश्यक है कि प्रत्येक पद किसी न किसी वर्ग में सम्मिलित होना चाहिए। इसके अलावा लचीलापन भी होना चाहिए कि अच्छे वर्गीकरण में वर्ग ऐसे बनाए जाएं कि आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन करके घटाव बढ़ाव भी किया जा सके। ठीक है, लचीलापन होना चाहिए। साथ ही साथ में गणितीय शुद्धता होनी चाहिए। विभिन्न वर्गों में सम्मिलित पदों का योग समग्र के कुल योग से मेल खाना चाहिए, तभी गणितीय शुद्धता होगी, अन्यथा नहीं होगी। ऐसे में गणितीय शुद्धता का भी ध्यान हमको रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न भैया, प्रश्न रेखीय चित्रों के दोष बताएं। देखिए, रेखीय प्रदर्शन के कई दोष होते हैं। पहला दोष, रेखा चित्रों में समांकों के उतार चढ़ाव का प्रदर्शन मात्र होता है, इसमें वास्तविक मूल्यों के स्थान पर प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो इसका पहला दोष। दूसरा दोष, अनुपात मापदंड के वक्र तथा दो मापदंडों के रेखाचित्र आदि का समझना समान व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है, ऐसे में एक ज्ञानवान व्यक्ति ही इसको समझ पाता है। तीसरा दोष यह है कि बिंदु रेखीय प्रदर्शन में मापदंड में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके वक्रों के आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार बिंदु रेखीय प्रदर्शन के दुरुपयोग की बहुत संभावना रहती है। ऐसे में कभी कभी इसका दुरुपयोग हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा घटने बढ़ने से इसमें काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा बिंदु रेखाओं के द्वारा सभी प्रकार की सांख्यिकीय सामग्री को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ना ये सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं बिंदु रेखीय जो सांख्यिकीय सामग्री होती है, मतलब सांख्यिकीय सामग्री को सही तरीके से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, और ना ही ये सभी प्रकार की समस्याओं को समाधान कर सकते हैं। तो ऐसे में ये भी इसका दोष है। इसके अलावा बिंदु रेखीय चित्रों को किसी तथ्य की पुष्टि करने के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत आप नहीं कर पाते हैं, बस केवल समझने के लिए प्रस्तुत कर पाते हैं। वो भी बड़े जो विद्वान होते हैं वही इस चीज़ को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चित्रपरक प्रस्तुतिकरण के उपयोग बताइए। चित्रपरक प्रस्तुतिकरण के क्या उपयोग है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखें, पहला उपयोग, जब आंकड़े या डाटा जटिल तथा दुरूह हो, यानी कि कठिन हो, बहुत ही मुश्किल से प्राप्त हो रहे हों, तो उन्हें नवीन रूप देने के लिए चित्रपरक प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात, इसका उपयोग, चित्र प्रस्तुतिकरण का उपयोग हम कैसे करते हैं, विस्तृत आंकड़ों को न्यूनतम जगह में पूर्ण कौशल के साथ प्रस्तुत करना पड़ता है, तब हम इसका प्रयोग करते हैं। यानी कोई बहुत बड़ी जानकारी हमको बतानी है तो हम बोर्ड के माध्यम से, चित्र के माध्यम से उस बहुत बड़ी एरिया चीज़ों को हम बहुत चित्र के माध्यम से छोटे से चीज़ में समझा सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा आंकड़ों को प्रभावशाली तथा तुलनात्मक बनाने के लिए भी चित्रमय प्रदर्शन विधि की सहायता ली जाती है, क्योंकि आंकड़ों को प्रभावशाली और तुलनात्मक बनाने के लिए चित्र का सहारा लेना पड़ता है। चित्रात्मक शैली में चीज़ें समझ में अच्छे तरीके से आती हैं, स्पष्ट तरीके से दिखते हैं। जैसे आपको बैक्टीरिया का अध्ययन करना, तो बैक्टीरिया की चित्र बना देंगे, बैक्टीरिया का ये पाँव है, ये हाथ है, और इस तरीके से पूरा उसके एक एक अंग का, या आपको कोशिका का अध्ययन करना, कोशिका का पूरा स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, उस कोशिका का पूरा जो है चित्र जब आप समझेंगे, तो किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए चित्रात्मक शैली का प्रयोग करके जब आप उसको समझेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। दर्शक भी सरलतापूर्वक आंकड़ों के संदेश को ग्रहण कर पाते हैं। जो देखने वाले होते हैं, जब चित्र के माध्यम से वो समझते हैं, देखते हैं, तो उनको समझ में आ जाता है। जैसे कि हमको हिमालय पढ़ाना है, अब हिमालय पढ़ाने के लिए अगर हम ऐसे हिमालय के बारे में बता देंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर वही पीछे हमारे बोर्ड पर हिमालय आता रहेगा और मैं उसको पढ़ाऊँगा तो कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा एक ही नज़र में संपूर्ण आंकड़ों का विश्लेषण हो जाता है इसमें। साथ ही साथ में आंकड़े सरल, तथ्यपूर्ण तथा आकर्षक रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिससे लोगों को समझने में आसानी होती है। इस तरीके से ये तमाम प्रकार के उपयोग होते हैं चित्रपरक प्रस्तुतिकरण के, जो कि आज हर एक क्षेत्र में प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, शिक्षा शास्त्र का पेपर 1, जिसमें आपको शैक्षिक आकलन यानी कि एजुकेशनल असेसमेंट देखना था, एजुकेशनल एवोल्यूशन या असेसमेंट असेसमेंट ही है। तो शैक्षिक आकलन का पेपर 1 मैंने दिया, पेपर 2 आपने आज देखा सेमेस्टर 5 का। तो इस तरीके से आपके दोनों पेपर का मैंने दे दिया है, इससे बाहर कुछ आने वाला है नहीं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।